ये जो मौसम है पता नहीं पिछले कुछ महीनों का, ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। 12 साल में इतना बैड प्रेस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए मुझे याद नहीं कब बैक टू बैक आया था। इतने कम टाइम फ्रेम में इतनी ज्यादा घटनाएं। आप नीट के एग्जाम के से शुरू कर लीजिए, उसके बाद सीबीएसई का मामला, कॉकरोच जनता पार्टी, जो भी जितनी भी सीमित स्तर पर प्रोटेस्ट है पर वो, और उसके बाद चंदा चोरी के आरोप अयोध्या में, जो कि एक आस्था से जुड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती सबसे प्रमुख मुद्दों में रहा। मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप, और बिहार में भरत भूषण तिवारी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनता है, एक एनकाउंटर जिसको बहुत सारे विपक्ष के नेता हत्या बता रहे हैं। इतना बैड प्रेस इतने कम वक्फे में, इतने कम टाइम फ्रेम में, आपको लगता है कभी बीजेपी को डील करना पड़ा एक साथ इसके पहले पिछले 12 साल में? यार आपका सवाल जो है ना, यानी हिंदी में कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। क्या होता है कि दुकान आपकी है, गल्ला आपका है, आप जहां कैश है वहां पे गधे को बिठा देंगे, आपका चयन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मुश्किल होगी। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि आपको जब लीडरशिप क्रिएट करते हैं, आप पावर में आते हैं, तो आपको पावर क्रिएट करने के बाद एक आर्मी ऑफ लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल क्रिएट करनी पड़ती है। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम में क्षमता रखते हैं। इवेंचुअली आप एक डिपेंडेबल फोर्स और मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। आई थिंक लार्जली इट्स ए मैन पावर मैनेजमेंट स्टोरी विच द बीजेपी जो आज जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, कि आपने एक आर्मी ऑफ पिग्मीज, कहता हूं मैं, बौनों की फौज खड़ी की है, जो कि नेचर ऑफ चैलेंजेस के सामने उतने सक्षम नहीं दिख रहे। अब इसमें लोग फेल कर रहे हैं या आपने लोग गलत चुने हैं, ये चॉइस बीजेपी को करनी है। जो मामला उज्जैन का उठ रहा है और अयोध्या का, ये मामले बीजेपी की कोर इश्यूज है, ये बीजेपी की कोर है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के खतरा, आप देखिए कि अगर मोहन यादव पर प्रेशर बनता है तो उस पे उनको हटाने की नौबत आती है, तो वो किसकी परेशानी है? वो सिर्फ बीजेपी की नहीं, वो योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी है। वो उनकी परफॉर्मेंस इशू बन जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाएगा। अगर ये अयोध्या, जो कि भारतीय जनता पार्टी की 3 कोर एजेंडे में से था, देर इन अयोध्या, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो हुआ करते थे, उसमें अगर आपको कहीं इस तरह का नेगेटिव प्रेस आपको मिल रहा है, नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, वहां पे अगर आपका जो क्राउन इन द जूल है, वीएचपी के लिए राम मंदिर का बन जाना और चलना क्राउन इन द जूल है, और उसमें अगर आपको नेगेटिव इस तरह के आते हैं, चुनाव से 1 साल से कम बचा हुआ है, तो ये भी योगी आदित्यनाथ की परेशानी है। तो मैं ये कहूंगा कि ऑल दिस सिर्फ इज नॉट बैड न्यूज फॉर द बीजेपी एट द सेंटर। ये इमीडिएट इलेक्टोरल प्रॉब्लम खड़ी हो रही है बीजेपी के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में, जो मैं कहूंगा कि बीजेपी के लिए कांटे का चुनाव होगा। क्योंकि 2024 में हम देख चुके हैं जो सेटबैक्स हुए हैं, अगर उसमें रिकवरी नहीं हुई बीजेपी की और सेटबैक्स हो गई, देन 2029 इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और अगर आप इस मुद्दे स्पेसिफिकली पे आए, तो क्या है कि ये बड़ा, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि जिसमें इन्वॉल्व लोगों ने, संत कबीरदास का जो दोहा है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो उसकी पहली लाइन पकड़ ली, दूसरी की अब किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि एक बार धन अर्जन हो जाए या सत्ता अर्जन हो जाए, उसके बाद तो कोई खतरा होता ही नहीं आपके जीवन में। तो राजनीतिक असर क्या हो सकता है अयोध्या मुद्दे का, और स्टेक्स पर केंद्रीय बीजेपी केंद्रीय आला कमान की प्रतिष्ठा अधिक है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? देखिए, राजनीतिक असर का मतलब क्या है? चुनाव। आप देखिए 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर बनता है, उसके बाद 4 महीने बाद चुनाव होते हैं। अयोध्या में ही बीजेपी की हार होती है। जब मंदिर बनाने के समय में भी उसके 4 महीने बाद आपको उतना उसका फायदा नहीं होता है,
तो अब सवाल उठता है, जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसका चुनाव पर कितना असर होगा? क्योंकि मुझे लगता है आज देश में एक ऐसी स्थिति आ गई है, चुनाव को एक तरफ रखिए और जो एक पब्लिक परसेप्शन है उसको अलग से देखिए। परसेप्शन की लड़ाई में मुझे लगता है बीजेपी को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, संघ परिवार को। क्या कहते थे गोविंद आचार्य 30-40 साल पहले? चाल चरित्र चेहरा। क्या कहते थे अडवाणी जी? पार्टी विद अ डिफरेंस। क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी जब वो अगस्त 2014 में रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे की भाषण दे रहे थे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो एक पूरी तरह से बीजेपी ने कोशिश की थी कि हम अलग हैं, हमारे यहां ऐसी संस्कृति नहीं है भ्रष्टाचार की, ये कांग्रेस की संस्कृति। अब ये सब कहने के बाद, चाल चरित्र चेहरा, पार्टी विद अ डिफरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, राम मंदिर में जो संघ परिवार के इकोसिस्टम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, आप उससे पूरी तरह से डिस्टेंस नहीं कर सकते। क्योंकि जहां वहां के अधिकारी जो हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, फिर वो आईएएस ऑफिसर हो या वीएचपी के मेंबर्स हो, वो आप ही के इकोसिस्टम से आते हैं ना। तो परसेप्शन की लड़ाई में जो मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, देखिए जो कट्टर बीजेपी के वोटर है वो अभी भी बीजेपी को वोट करेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि आज, खासकर कि आज की तारीख में इतनी ध्रुवीकरण हुई है राजनीति में, और मैं यहां कहूं कि इतनी एक तरह से मुस्लिमों को नफरत की राजनीति जो एक तरह से जो विष आपने फैलाया, वो जो वोटर है उससे जो, वो तो एक ही तरफ वोट करेगा। लेकिन जो मिडिल ऑफ द रोड वोटर है, जो वोटर है कि हाँ, जो एक तरह से फेंस सिटर वोटर था, जिसको जोड़ा गया आपने, बीजेपी 15-18% की पार्टी से 36-38% की पार्टी कैसी बन गई? वो तो पिछले 10 सालों में ही बन गई ना। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने एक नया न्यू मिडिल क्लास वोटर बीजेपी की तरफ किया, और उस वोटर के लिए एक बड़ी बात थी कि उनको लगा कि कांग्रेस जो है, खासकर कि मिडिल क्लास शहरी वोटर की, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में रखा, खासकर कि 2009 और 14 के बीच में, और हम जो है हम अलग हैं। वो अलगपन अब बीजेपी नहीं कह सकती। अगर आज कोई नेता बीजेपी का कहे कि हम भ्रष्टाचार से हमारा कोई नाता नहीं है, तो लोग कहेंगे अरे आपके मुख्यमंत्री जो कई राज्यों में हैं वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। तो ये तो कहा जाएगा ना। अब तक क्या पिछले 10 सालों से क्या कहा जाता था कि बीजेपी जो है, जब भ्रष्टाचार का मामला है, विपक्ष क्या कहता था, खासकर कि राहुल गांधी, क्रोनी कैपिटलिज्म, कि आप तो बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, सभी एक ही दो उद्योगपति को आप सभी जमीनें दे रहे हैं। लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक इशू इन दैट सेंस। अलग अलग इश्यूज पर आपने अंबानी अडानी का नाम बार बार लिया, लेकिन आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि देयर इज एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग दैट हैज टेकन प्लेस और देयर इज थेफ्ट। अब क्या हुआ है, ये मामले में क्रोनिज्म आपके घर तक पहुंचा है, क्योंकि ये जितने भी लोग इस पे शामिल हैं वो आप ही के अपॉइंटीज हैं। फिर वो जूनियर लेवल हो सीनियर, लेकिन आप ही के तो अपॉइंटीज है ना। तो फिर आप जनता के सामने कैसे जाकर कह सकते हैं कि वी आर नॉट टच्ड बाय करप्शन? मैंने शुरू में आपको कहा था कुलदीप जी कि गोवा में, जो मेरा एक होम स्टेट है, वहां आप आम लोगों से पूछिए, आज आम लोगों से पूछिए, और वो कहेंगे देखिए हमारे सरकार में जो है वो जितने भी लोग हैं ये रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। आप अरुणाचल चले जाइए, वहां भी लोग आपको यही कहेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके रियल एस्टेट डीलर्स के साथ डील्स हो रहे हैं। डीके शिव कुमार, और ये कई एरिया महाराष्ट्र में। मैं आज आपको एक कहानी बताऊं। मैं अभी मुंबई में हूं। 3 दिन पहले मैं एक बिजनेसमैन को मिला। वो मेरे दोस्त, जो स्कूल के एक दोस्त थे, उनके दोस्त थे, रियल एस्टेट सेक्टर में। मैंने उनको कहा क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? ये उज्जैन का मामला चर्चा में निकाला। मैंने कहा क्या ये सही है कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है? उन्होंने कहा राजदीप जी एक ही फर्क हुआ है, भ्रष्टाचार जो है वो सेंट्रलाइज हुआ।
यानी अगर आप एक या दो व्यक्ति को जानते हैं तो आपका काम बन जाता है। तो अब मुझे ये भ्रष्टाचार का जो इश्यू है, इस पर बीजेपी चुनाव मुझे नहीं लगता जीत सकती है। मोदी जी के नाम पर जीत सकती है, मोदी जी पर अगर विश्वास है तो जीत सकती है, लेकिन ये कहना कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जो बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जा रहे थे 2014 में कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी लिप पार्टी है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, अब बीजेपी नहीं कह पाएगी। हाँ, डैमेज कंट्रोल आप कर सकते हैं, चंपत राय का रेजिग्नेशन ले सकते हैं, ये सब, और राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा। एसआईटी किसको रिपोर्ट कर रही है? होम सेक्रेटरी जो एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है ऑफ द ट्रस्ट। व्हाई वाज एन एफआईआर नॉट फाइल्ड फर्स्ट? कि मैंने तो ये ताजुब है कि पहले एसआईटी बनती है और फिर एफआईआर। इट्स नॉर्मली द अदर वे राउंड कि एफआईआर पहले आप फाइल करते हैं, उसके बाद एसआईटी बनती। अब 6 महीने बाद जब चुनाव आएंगे यूपी में के, ये कितने सवाल उठेंगे, क्या इस पर कितनी बहस होगी, ये बात अलग है। जैसे मैंने कहा 2024 में भी मंदिर निर्माण के बाद भी ऐसा नहीं था कि चुनाव की तस्वीर बदल गई, बट इट हैज गिवन द ऑपोजिशन एन अपॉर्चुनिटी। Is the opposition good enough to at least on the issue of corruption start raising questions time and again? Whether उसका इलेक्शन का कितना फायदा होगा, मैं आजकल इलेक्शन को बिल्कुल अलग रखता हूं। कोई महाराष्ट्र में जितने भी डिफेक्टर्स थे, जिनको ये आरोप लगा कि खोखे की राजनीति कर रहे, 50 करोड़ उन्होंने लिया है डिफेक्शन करने के लिए, सब जीत गए, सबके सब जीत गए। तो खोखे की राजनीति कहां रहती है? ये आप और हम लल्लन टॉप नेता नगरी में बात करने की बात होती है। जनता को आप 1500 रुपए लाडकी बहन में दे दे, 2000 सब खुश होते हैं। एक कोल्हापुर की लेडी ने मुझे कहा था, जब मैंने उनको पूछा था कि आप 1500 को आपको नहीं लगता रिश्वत है? उसने कहा था, सर मेरा जो वहां का जो उम्मीदवार है, एक जमाने में ये स्कूटर पर था, आज बड़ी बड़ी गाड़ी चलाता है, अगर वो पैसा बना रहा है तो आप मेरे 1500 को क्यों कह रहे हैं रिश्वत है? ये देश बन गया है। बट यस, लोगों की आस्था से धोखा हुआ है, जरूर हुआ है। एंड एज राहुल जी करेक्टली सेड, जब आप अब वीएचपी कहेगी मंदिर यहां बनाएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, तो जरूर सवाल उठेंगे। आप मंदिर बनाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार करना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता था कुलदीप जी की अडानी अंबानी के बारे में जब राहुल गांधी कहते हैं तो उससे आम आदमी को कोई ऐसे कनेक्शन नहीं होता है। अडानी जी एयरपोर्ट बना रहे हैं, कोई और पोर्ट बना रहा है, कोई टेलीकॉम कर रहा है, उससे आम आदमी जुड़ा नहीं रहता। जब राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म है, भ्रष्टाचार है, लेकिन जब ये आस्था से जुड़ा हुआ है, फर्क यही है ना, आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, किसी आम आदमी ने थोड़ा चंदा दिया है या कोई सिंधी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और तब आपको पता चलता है कि इसमें चोरी हुई है, तो फिर वो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। एंड आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट हैज बीन देयर। मैं इतने सालों से चुनाव देख रहा हूं, करप्शन पर क्या चुनाव हारा जाता है या जीता, ये कह सकते हैं हम कि 2014 के चुनाव में ये एक फैक्टर था, लेकिन मेन फैक्टर वाज नॉट जस्ट दैट, उसमें इन्फ्लेशन भी बहुत था, और जो एक जनरल परसेप्शन थी कि ये सरकार ठीक नहीं चल रही है। तो 1989 का एक चुनाव है जहां राजीव गांधी हारे थे, जिस तरह से बोफोर्स को लेकर वीपी सिंह ने एक माहौल बनाया था। आपको विपक्ष को भी माहौल बनाना पड़ता है। क्या विपक्ष में उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है लोगों का? विपक्ष में भी क्या इतना विश्वास है कि विपक्ष जो है अलग तरीके की राजनीति कर सकता है? ये सब भी मुद्दे इस बार है जब आप पूछते हैं कि इसका राजनीतिक असर क्या हो। राहुल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, संक्षेप में जोड़ दीजिए सर। कुलदीप, यानी आप देखिए कि 2 बातें कहना चाहूंगा। ये मामूली चंदा नहीं है। क्या है कि ये वो चंदा है जिसकी शुरुआत, जिसका नींव रखी गई थी। द फर्स्ट डोनर, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जनवरी 15, 2021 को विश्व हिंदू परिषद की एक टीम देश के राष्ट्रपति भवन के अंदर गई थी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला चंदा दिया था, डोनेशन 5 लाख रुपए का। इस चंदे का इतिहास ये है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस टेम्पल। उसके बाद जो राजदीप करप्शन की बात कह रहे हैं ना, देखिए, मैं करप्शन इस देश के अंदर तब मुद्दा बनता है जब उसे 2 चीजें होती है। एक, जिसके कारण
जिसके पास साथ एक और इशू कोई जुड़ जाता है, एक जिसे कहते हैं ना बड़ा बैकअप इशू, तो करप्शन भी लोगों को देखने लगता है। कांग्रेस के साथ यही हुआ था 2014 में। दूसरा मुद्दा यह होता है जब करप्शन ग्राउंड लेवल पे लोगों को बुरी तरह से चोट करने लगता है। आप उत्तर प्रदेश में जमीन पे कहीं निकल जाइए, आम आदमी का जो करप्शन से इंटरफेस है वो आज से कुछ समय पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकंड, उसका इंपैक्ट देखिए, तमाम एग्जाम भर्तियों की नौकरियों के कैंसिल होते हैं, लोगों की नौकरियों पे असर पड़ता है, जिसका इंपैक्ट पॉलिटिकल दिखाई दिया था 2024 के चुनावों में। नीट के एग्जाम कैंसिल होते हैं, जिन बच्चों को उम्मीद थी कि उस पेपर में पास हो जाएंगे वो इसमें नहीं पास हो पाए। कहीं ना कहीं करप्शन जब जमीन पे चोट करने लगता है, और ये मुद्दा जो है, मैंने पहले जैसे कहा कि ये पैसा नहीं दे रहे थे साहब, ये जो लोग चंदे की हुंडी में 10 रुपया चढ़ाते हैं वो अपनी श्रद्धा और भरोसा उस हुंडी के अंदर डाल रहे होते हैं। जब करप्शन वहां पहुंच जाता है, जब करप्शन उस लेवल पे आस्था, रोजी रोटी, इन सब पे चोट करने लगता है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। दैट इज व्हाई आई से कि फर्स्ट इंपैक्ट जो इसके विक्टिम होंगे, अगर ये मुद्दा बड़े हो गए दोनों, मोहन यादव और अयोध्या का चंदा चोरी, और ऑपोजिशन में इतनी कुव्वत हुई कि उसको आगे ले जा सके, तो उसकी चोट लगेगी योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि लोकसभा चुनाव बाद में। अखिलेश यादव ने जो ये बात कही कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। देखिए, एक चीज जरूर है, अखिलेश यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और राजनीतिक तौर पर अगर मोहन यादव हटाए जाए या अन्य मुख्यमंत्री हटाए जाए तो उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठाना चाहेंगे। तो उनकी कोशिश होगी कि वो इस तरीके से चीजें बयान दें, और अगर वो सही हो जाए, मोहन यादव हटे या भजन लाल शर्मा या अन्य जिस मुख्यमंत्री का वो नाम ले रहे हैं, उन तीनों को हटा दिया जाए, तो इसका फायदा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी उठाएगी ना। चलिए, तो इस हफ्ते भारतीय राजनीति की दीवार पर ऐसी कई दरारें एक साथ दिखाई दी हैं। देखते हैं कि बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर्स इससे कैसे डील करते हैं।